ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा फेसबुक मार्केटिंग का जो स्पेशल सेशन है उसका सेकंड सेशन होगा आज का। कल के सेशन को थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मेटा एड्स, टारगेटिंग, ऑडियंस सेगमेंटेशन, ऑडियंस के हवाले से लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, और अपना कैंपेन स्ट्रक्चर, एड ऑब्जेक्टिव्स, इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने ओवरव्यू किया था। ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपेन सेटअप और कंपेन मैनेजमेंट से। ठीक है। एक कंपेन को बिल्डअप कैसे किया जाएगा और उसको बेहतर या उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। ठीक है। अब इस जो प्रोसेस को कहते हैं, इसको कहते हैं कंपेन ऑप्टिमाइजेशन। मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आपको नहीं आ रही। क्या ये सच्ची बात है? नहीं आ रही है। ओके। आवाज ना आए ना तो मैसेज काइंडली कर देना। मैसेज खोल लेते हैं। ओके। लाइव सेशन में ना अक्सर यही मसला होता है कि आधा दिन हम लड़ते रहते हैं कि आवाज आ रही है, नहीं आ रही। कंपेन स्ट्रक्चरिंग या एड ऑप्टिमाइजेशन। एड ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या चीज होती है? ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक एड को सेटअप किया, आपने एक कंपेन को बिल्ड किया, आपने उसको क्रिएट किया। उसके बाद उस एड को ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइजेशन जो टर्म है उसका मतलब क्या है, या एड ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होती है? ऑप्टिमाइजेशन ये चीज होती है कि मेरे पास एक एड पे रिजल्ट आ रहा है, तो मैं कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट उस एड से कैसे ले सकता हूँ कि मेरा जो खर्चा है वो कम से कम हो, मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। बहुत आसान अल्फाज में कि मैंने एक अपनी कंपेन को स्टार्ट किया, मेरे को पहले दिन 1,000 ऑर्डर, 1,000 कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पर ऑर्डर आ रही है। दूसरे दिन मैं चाहता हूँ कि वो 800 पे जाए या 600 पे आए, और तीसरे दिन वो 200-250, जो मेरी टारगेट 200 रुपये, समझ लो मैंने टारगेट किया था कि 200 रुपये मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर आना चाहिए। तो इस प्रोसेस को एड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि मैं अपने एड को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। ये प्रैक्टिकल वर्किंग वाली नहीं है, ये इस कॉन्सेप्ट को समझने वाली चीजें हैं। इसको आपको समझ में आएगा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब इसको अप्लाई करने का प्रोसेस है कि आपने एक अपनी कंपेन को एक्टिव किया, एक अपनी कंपेन को लगाया, अपने एड को रन किया। उसको मैं ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ, मैं उससे बेहतर रिजल्ट्स कैसे ले सकता हूँ। सबसे पहली एग्जांपल, सबसे पहला मतलब पॉइंट कि मेरी ऑडियंस राइट होनी चाहिए। ठीक है, कि राइट ऑडियंस को मेरा ऐड दिखे। मैं लेट्स सपोज बेच रहा हूँ बच्चों के पहनने की चीजें। ठीक है, बच्चों के गारमेंट्स, और मैं किसको ऐड दिखा रहा हूँ? जो कि सिंगल है, उसके बच्चे ही नहीं है, या वो हॉस्टल में रहता है, उसके आसपास उसके बहन भाई चाचा मामा कोई मतलब उसके वो नहीं है, बचे नहीं, तो वो किसके लिए ले? वो राइट ऑडियंस नहीं होगी। मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ हनीमून कपल का पैकेज या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि शादीशुदा लोगों के लिए हो, लाइक आजकल घड़ियां काफी निकली हुई हैं, एक ही डिजाइन है, एक ही कलर की घड़ी होती है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, या रिंग्स होती हैं। ठीक है। तो अब वो मैं दिखा रहा हूँ सिंगल लोगों को, वो उनके लिए इनरेलीवेंट चीज है। मैं एप्पल के एयरपॉड्स लेट्स सपोज बेच रहा हूँ, लाख रुपए तक के आते हैं, मैं वो बेच रहा हूँ, बट मैं उस बंदे को ऐड दिखा रहा हूँ जिसकी सैलरी 20,000 25,000 है, तो वो इनरेलीवेंट ऑडियंस है। तो सबसे पहले मुझे अपना ऐड दिखाना है राइट ऑडियंस को। राइट ऑडियंस क्या है, उसको मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं उसको कैसे फाइंड करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑडियंस मेरी राइट ऑडियंस है? मैंने कल आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था, अगर कल का सेशन नहीं लिया तो मेरे यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, कि हमको अपने फनल को कैसे फिलअप करना है, अपनी फनल को हमें कैसे क्रिएट करना है, और फनल को मैं यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे इतना टाइम गुजारा, वो लोग जो कि मेरे पेज के साथ एंगेज हुए, वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट को ऐड टू कार्ट किया, मेरी प्रोडक्ट को उन्होंने कार्ट में लिया या उन्होंने परचेज किया, बाय किया, वो बहुत हद तक
मेरी राइट ऑडियंस हो सकती हैं। नंबर 2, वो लोग जिन्होंने एक्चुअली में परचेज किया है मुझसे, ठीक है, मैं दोबारा से उनको ऐड दिखा के रीटारगेट करूं और उनको दोबारा से अपनी न्यू प्रोडक्ट दिखाऊं। एक बंदे को मैंने जूता बेचा, अब मैं उसी बंदे को ग्लासेस बेचूं, या उसको मैं अपनी किसी और प्रोडक्ट का ऐड दिखाऊं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है आपका राइट ऑडियंस तक पहुंचना। अगर आप वो कल वाली फनल को याद करो तो हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि ब्रॉड ऑडियंस है। उस ऑडियंस तक मेरा ऐड नहीं पहुंचा, वो लोग मुझे नहीं जानते हैं। दूसरी नंबर पे ऑडियंस वो है जिस तक मेरे ऐड की रीच हो चुकी है, या वो वेबसाइट मेरी विजिट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका कार है जिससे मैं अपनी राइट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इस ऑडियंस के इस सेट के अंदर, ऑडियंस सेट के अंदर ये मेरी राइट ऑडियंस है। ये मेरी वेबसाइट विजिट करते हैं, ये ऑटो कार्ट करते हैं, मेरे सोशल पेजेस के साथ एंगेज हैं। आपको एक ऐड नजर आता है, लेट्स सपोज कोई बहुत इनरेलेवेंट चीज है आपके लिए, लाइक कोई मेल को ऐड नजर आ रहा है यार किचन की चीजों का, या औरतों के ड्रेसेस का, या लेस का जी, ये लेस नहीं होती वो कपड़ों पे लगने वाली। अब वो हमारे लिए, मेल्स के लिए वो बहुत इनरेलेवेंट चीज है, तो मैं उस साइट पे एंगेज भी नहीं हूँ। मैं उसकी वेबसाइट खोल कर देखूंगा इनके पास किस किस रंग की नलकियां हैं, या किस किस रंग की लेसेस हैं, या वो सिलाई मशीन ठीक करने वाली कोई वीडियो मेरे सामने आती है, तो वो मेरे लिए इनरेलेवेंट है। उस पे कौन क्लिक करेगा, उस एड को कौन खोलेगा, या उसकी वेबसाइट पे ऊपर कौन जाएगा? वही जाएगा जो कि इंटरेस्टेड होगा उस प्रोडक्ट के अंदर या उस सर्विस के अंदर। इस तरीके कार से आप अपनी राइट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे अब इसके लिए जो टर्म यूज होती है अपनी राइट ऑडियंस को फाइंड करना, वो फाइंड करना शायद प्रॉपर वर्ड नहीं है। प्रॉपर वर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कि ये पूरा एक ऑडियंस का पूल है, इसमें से ये वो लोग हैं, ये मैंने ऑडियंस का एक सेट बना दिया जो कि मेरे वेबसाइट के साथ, मेरे इस बिजनेस के साथ एंगेज है, और ये उसके लिए राइट ऑडियंस है। राइट ऑडियंस को फाइंड करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए कल भी मैंने आपको कहा था, दोबारा मैं बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो इस फार्मूले से नहीं करनी। ये जितनी चीजें भी हम कर रहे हैं, जितनी डिस्कशन भी कर रहे हैं, ये सारी डिस्कशन आपके लिए वैलिड होगी आफ्टर 3 और 4 मंथ्स। 3 से 4 महीने तक आपको सिर्फ ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर एड चलाना है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वुमेन ओरिएंटेड या वुमेन सेग्रीगेटेड है, तो आप 80% वुमेन बजट रखो, 20% या 10% तक लेके जाओ मेल्स के ऊपर। ठीक है, और ज्यादा आप अपना प्रोडक्ट के हिसाब से जो आपको ऑडियंस समझ आती है उसको टारगेट करते हो। आपको क्या समझ में आनी चाहिए? आपको जेंडर की समझ आनी चाहिए, आपको लोकेशन की समझ आनी चाहिए, और आपको समझ आनी चाहिए एज ब्रैकेट, कि ये प्रोडक्ट मेरी लाहौर कराची इस्लामाबाद में बिक सकती है ज्यादा, मुझे ये लगता है छोटे गांव देहातों में, छोटे शहरों में ये ज्यादा नहीं बिक सकती। ठीक है, अब जिस तरह वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, खास तौर पे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो जीन्स हो गई या शर्ट्स हो गई, ठीक है, तो वो ज्यादा बड़े शहरों में बिकते हैं, वो छोटे शहरों में उनकी सेल बहुत कम होती है। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी ऑडियंस क्या हो सकती है, ऑडियंस क्या हो सकती है, उसकी टारगेट बिहेवियर, ये डेमोग्राफिक्स नहीं, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी लोकेशन। सबसे पहले इन 3 चीजों के ऊपर आप लोगों को वर्किंग करनी है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाना है कि अब उनके मैं बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स के ऊपर काम करूँ। ठीक है, 3 से 4 महीने आपने सिर्फ ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर एड चलाना है, और वहां से जस्ट उस डेटा को जमा करना है, यार कौन लोग हैं जो कि मेरे इस वेबसाइट के साथ एंगेज हो रहे हैं, मेरे सोशल मीडिया के साथ एंगेज हो रहे हैं, मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, और वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितनी बाइंग हो रही है, कितनी बाकी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ऑडियंस को पूल बना लिया और उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट आर, आपका पहला आर आपका राइट ऑडियंस का, सेकंड आर है आपका राइट टाइम। राइट टाइम क्या होता है साजिद?
कि आप किस टाइम में किन लोगों को क्या ऐड दिखा रहे हो। खुला रहने मसला नहीं। आप किस टाइम में किन लोगों को ऐड दिखा रहे हो। बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं जो कि आपके सीजनल आइटम होते हैं। जैसे अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो जितने भी ब्रांड्स के पास अच्छे काम वाले कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं, वो इस टाइम बिक रहे हैं। इस टाइम समर की चीजें बिकेंगी, इस टाइम टी शर्ट्स बिकेंगे, इस टाइम शॉर्ट्स बिकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम बिक रहे हैं थर्मल, इस टाइम बिक रहे हैं सॉक्स, इस टाइम बिक रहे हैं ब्लैंकेट्स, इस टाइम बिक रहे हैं जैकेट्स, वुलन वेयर, विंटर वेयर। अब यही सारी चीजें क्या गर्मियों में बिकेंगी? बिल्कुल भी नहीं। फिर आप सिंध वाली साइड पे जाओ जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा साल ही गर्मी रहती है। आप क्या वहां पे ये वुलन जैकेट्स और इस टाइप की चीजें बेच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपने राइट टाइम को भी माइंड में रखना है कि मैं जो अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रहा हूँ, अब जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में लॉन्च कर रहा हूँ, तो ऑयल क्रीमें वगैरह ये चीज़ें सर्दियों में बिकती हैं, हैंड वॉश, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें गर्मियों में ज़्यादा बिकती हैं। तो राइट टाइम, राइट ऑडियंस, राइट टाइम। फिर तीसरा आ रहा है आपके पास राइट प्राइस। मैं किस प्राइस रेंज के ऊपर अपनी चीज़ों को बेच रहा हूँ, ये शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी प्राइस। बाकी जो चीजें हैं लोकेशन वाली और बाकी चीजें, वो बहुत हद तक फेसबुक आपको कवर अप करके देगा कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है। उसको मैं फेसबुक आपके लिए वो काम करेगा, उसको ऑडियंस को ढूंढेगा, टेस्टिंग करेगा, सारी चीजें वो साथ के साथ चलती रहेंगी। बट जो प्रॉब्लम आएगी, अगर आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है तो आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। स्टार्ट में मुझे मेरे बिजनेस के गोल्स होते हैं, ठीक है, मेरे कुछ टारगेट्स होते हैं, मैंने अपने लिए कुछ बेंचमार्क सेट किए हैं। मैं एक वेबसाइट को खुद पर्सनली स्टार्ट करता हूँ तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि मुझे अगले 30 दिनों में इस वेबसाइट के ऊपर 1,000 ऑर्डर लेके आना है। एक प्रोडक्ट मुझे 500 की मिल रही है, मैं उसको 500 की ही बेच देता हूँ, 200 रुपये डिलीवरी लगा के 700 रुपये। तो फेसबुक की कॉस्ट आ रही है वो मेरी जेब पे, बेसिकली वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा पहला टारगेट क्या है कि एट एनी कॉस्ट मुझे इस वेबसाइट के ऊपर 1,000 ऑर्डर्स पूरे करने हैं। अब जैसे ही वो 1,000 ऑर्डर्स पूरे हो गए, अगला मेरा टारगेट क्या होगा कि मुझे कम से कम 10% मार्जिन में और अपनी फेसबुक कॉस्ट कवर करके 1,000 ऑर्डर चाहिए नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा टारगेट है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने स्टार्ट में लॉन्चिंग सेल लगा दी, या लॉन्च ऐसे टाइम में किया जिसमें सेल चल रही हो, व्हाइट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, 12/12, न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, इसी चीज के ऊपर मैंने सेल को लगा के अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया, अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे डाल दिया। अब वो जैसे डिस्काउंट खत्म हुआ, मेरे पास ऑडियंस आ चुकी है, मेरे पास ट्रैफिक आ चुकी है, मेरे पास परचेजर्स आ चुके हैं, तो मैं उनके लुक लाइक बना रहा हूँ, मैं कस्टम ऑडियंस बना रहा हूँ, मैं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं दोबारा से उन्हीं कस्टमर्स को रीसेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं कस्टमर्स को न्यू चीजें दे रहा हूँ बेचने के लिए, मतलब न्यू चीजें उनको उनके प्रोडक्ट्स के ऐड दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटे छोटे से आप अपने टारगेट्स बनाते हो। आप अपना टारगेट बनाओ कि आपको लॉन्चिंग के पहले महीने, नेक्स्ट 30 डेज में 500 ऑर्डर चाहिए एट एनी कॉस्ट। आप भले उसको प्रोडक्ट को सस्ता करो, कम रेट लगाओ, मार्केट में 800 की चीज बिक रही है, 400 की मिल रही है, 800 की सारी दुनिया बेच रही है, आप 450 की बेचना शुरू करते हो। पहले 30 डेज में मेरा काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेरा काम उससे अपने खर्चे निकालना नहीं है, मेरा काम ये है कि मेरे पास एटलीस्ट 1,000 या 500 या 200 ऑर्डर्स का डेटा जमा हो जाए, लोगों को मेरी वेबसाइट के बारे में पता चलना शुरू हो जाए, मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, 100 बंदों को मैंने बेची, तो उसमें से यार 2 बंदे तो ऐसे होंगे जो कि अगले महीने दोबारा से ऑर्गेनिकली आके थी। अब मैंने कहीं से कोई चीज मंगवाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, ठीक है, या अपने घर में बता रहा हूँ, या अपने सर्कल में लोगों को बता रहा हूँ, यार ये चीज, या लोग मुझसे पूछ रहे हैं,
ठीक है, ये चीज आपने कहाँ से ली, तो खैर मैं तो नहीं चाहता हूँ ठंडे से लेके, बट लोग फिर भी पूछते हैं कि ये आपने प्रोडक्ट कहाँ से लिया या ये आइटम आपने कहाँ से खरीदी है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ है, आप लोगों को बताते हो तो इस तरीके का से अपने 100 बंदों को भेजा तो कम से कम 2 बंदा तो आएगा आपके पास, बस आकर। सो ऑडियंस बना के जिस टाइम आप मार्केटिंग स्टार्ट करो सबसे पहले आप जाके अपनी ऑडियंस सेगमेंटेशन वाली जो थी ऑडियंस वहाँ पे बना के रख दो, लोकल लाइव बनाओ और बाकी जो ऑडियंस का लंबी पड़ा वो पूरा प्रोसेस करो उसका। उसके बाद अपनी मार्केटिंग लॉन्च करो। पहले दिन से हमारा फोकस क्या होगा साजिद, पहले दिन से हमारा फोकस होगा सेल। हमें ट्रैफिक एड नहीं चलानी है, हमें पोस्ट एंगेजमेंट नहीं करनी है, हमें कोई और काम नहीं करना, हमें सेल करना। अब कल मैंने आपको सिखाया था फनल, फनल सिस्टम या ग्रोथ हैकिंग, ये पूरा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता। क्या जिस लेवल पे हम वेबसाइट्स बना रहे हैं क्या उस पर ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। क्या हमारा टारगेट अपनी वेबसाइट को ब्रांड बनाने का है, या हमारा मकसद सिर्फ इस ई कॉमर्स वेबसाइट बना के से पैसे कमाना। हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ये सारी चीजें हमारे लिए काम करें। अगर आप चाहते हो कि आप ये जो वेबसाइट बना रहे हो इसमें इसको आप ब्रांड बनाओ, तो आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। आपको फनल वाले सिस्टम निकालने पड़ेंगे, आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी होगी कि लोग उसको बार बार आपसे आके खरीदेंगे। आपको वो प्रोडक्ट के अलावा चीज़ें बेचनी होंगी जो कि मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, और आपको जाना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन के ऊपर। बट हम किस स्टेज के ऊपर हैं, हम क्या चीज़ें बेच रहे हैं, हम लोग शालाम मार्केट से या दराज से या कहीं से भी जाके वही चीज़ें उठाएंगे जो कि इस टाइम मार्केट में बिक रही है, हमारे लगभग 500 कम और भी बेच रहे हैं। वो चीज़ें उठाएंगे, वेबसाइट पे ऐड चलाएंगे और उसको सेल करेंगे। हमें गर्ज है कि हमारी वेबसाइट का ब्रांड बने, हमारी हमें लोग फॉलो करें, जैसे खाड़ी को फॉलो करते हैं, जैसे सफायर को फॉलो करते हैं। यार सफायर पे सेल लगी, रात को लगी। तो क्या ये हमारे मकसद है, क्या ये हमारे पर्पज है, या हमारा पर्पज सिर्फ ये कि यार हम एक छोटा सा सिस्टम बनाएं, इससे कुछ पैसा बने, उस पैसे से हम मजीद और बिजनेसेस खड़े करें। ठीक है, और एक टाइम हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस आ जाए कि हम एक ब्रांड बनाने की सोचें। तो हमारी अप्रोच क्या है। अब मुझे नहीं पता है आप लोगों के पास कितना पैसा है या आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, पर जो एक जेनेरिक सी चीज़ है जो मैं अपने लिए खुद भी अप्लाई करता हूँ वो यही है कि मुझे स्टार्ट में एक वेबसाइट बनानी है। मेरा मकसद ये है कि मैं 6 से 8 महीने में इस वेबसाइट का ब्रेक इवन भी करूं और कम से कम 10 से 12% प्रॉफिट के ऊपर चला जाऊं। कि मैंने पिछले 6 महीनों में लेट्स सपोज 10 लाख रुपया लगाया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट, इन्वेंट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं इससे 12-13 लाख रुपया निकाल दूंगा। ठीक है, अब वो जो प्रॉफिट वाले पैसे हैं मैं उनसे किसी ऐसी चीज में, ऐसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं जिसको मैं ब्रांड बना सकूं। अब मैंने बच्चों की वेबसाइट शुरू की, उसमें मैंने इन्वेंट्री जमा करना शुरू की, 12-13 हज़ार से वो पूरा सिस्टम स्टार्ट हुआ और तकरीबन 7 मिलियन की इन्वेंट्री पिछले 1.5-2 साल में मैं जमा कर चुका हूँ अपने पास। बाइंग हो रही है, सेल हो रही है, चीज़ों से पैसे आ रहे हैं, उन पैसों से और इन्वेंट्री बाय कर ली, फिर मजीद बाई हुई, फिर उनसे और इन्वेंट्री बाय कर ली। अब मैं इस स्टेज पे चला गया हूँ कि मैं उसको एज अ ब्रांड की तरफ लेके जा रहा हूँ। स्टार्ट मेरा भी इसी से था, डायरेक्ट सेल करो बस, प्रोडक्ट सेल और पैसा है, प्रोडक्ट सेल और पैसा है। तो अब 3 साल तकरीबन हो चुके हैं, 2.5 से 3 साल हो चुके हैं इसको स्टार्ट किए हुए। तो अब मैं इस पोजीशन पे हूँ या इस लेवल पे आ गया कि यार अब मैं जो अपनी वेबसाइट के ऊपर 100 चीज़ें बेच रहा हूँ तो कम से कम 3 से 4 ऐसी चीज़ें हों जिनको मैं खुद अपने नाम से बना रहा हूँ, उसकी प्रोडक्शन में खुद कर। ठीक है, तो हमने बच्चों के कपड़ों से छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, रॉम्पर्स वगैरह, सॉक्स और बेल और इस टाइप की चीज़ों की प्रोडक्शन करना शुरू कर दी, उसको अपने नाम से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बिग अभी भी वही चीज़ें नहीं है जो कि 2 साल से 3 साल से लगी वेबसाइट पे, बट आहिस्ता आहिस्ता उसको मूव करना शुरू कर दिया। तो शायद नेक्स्ट 6 सालों में मेरे पास जो 100 चीज़ें लगी वो 100 के 100 मेरी अपनी प्रोडक्शन वाली हो और अपनी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्लान बनाते हो और उसको आप
एग्जीक्यूट करते हो, मतीन साहब ये आपके लिए भी है, ठीक है। कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप मार्केट से चीजें उठा के बेच रहे हो, पर आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि मैं अपनी वेबसाइट पे जो चीजें बेच रहा हूँ मैं उसकी प्रोडक्शन खुद करूँ, ठीक है। ये आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल चीज है। मैं भी स्टूडेंट्स को ये बता रहा था कि मैंने एक जो बच्चों की चीज प्रोडक्ट वेबसाइट बनाई, 3 साल 2.5 3 साल से चल रही है, और सेल भी अच्छी खासी है उसके ऊपर, और मेरे पास अच्छी खासी उसकी इन्वेंट्री भी जमा हो चुकी है। अब मेरे पास अगर 100 चीजें लगी हुई है वेबसाइट के ऊपर जो मैं मार्केट से लेके बेच रहा हूँ, तो इस टाइम 3 चीजें ऐसी हैं मेरी वेबसाइट पे जो कि मैं खुद बना रहा हूँ अपने नाम से, ठीक है। उसकी प्रोडक्शन भी खुद करवा रहा हूँ, सारी चीजें, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है उसका। और नेक्स्ट शायद 5 सालों में, 6 सालों में मेरे पास 100 की 100 चीजें वो हो जाएं जो कि मैं खुद बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने ज्यादा फोकस ये करना शुरू किया कि जो चीजें स्पेशली चाइना से आती हैं मैं उनको बनाना शुरू कर। अब चाइना से सॉक्स आती हैं, यहाँ की सॉक्स और वहाँ की सॉक्स में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये किया है, मैं चाइना जो सॉक्स आ रही हैं उस क्वालिटी के सॉक्स मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर दूँ। और इस तरह की बहुत सारी चीजें, इंशाल्लाह वो भी पूरी एक केस स्टडी किसी दिन हमें कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर भी लॉगर आ गया तो उसको इंटरव्यू देते हुए बताएंगे। अच्छा, उसके बाद अब ऑप्टिमाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो मैं रूल इस पीपीटी में लिखना भूल गया और मुझे अभी वो आमद होगी है उनकी। सबसे पहला रूल है एग्जीक्यूट। आपका ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है मिस्टर मतीन? एग्जीक्यूशन से। सबसे पहले एग्जीक्यूट करो, फिर जो एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करो कि यार मैंने ऐड चलाया, लेट्स सपोज मैंने एक हफ्ते में 7,000 रुपये लगा दिया, 7 दिनों में 7,000, 1000 पर डे। मेरे एक्सपेक्टेड प्लान क्या था? मैंने प्लान में क्या लिखा हुआ था कि मुझे 200 के हिसाब से डेली 5 ऑर्डर आने चाहिए, पर मेरे पास एक्चुअल में ऑर्डर कितने आए या ज्यादा? दो ऑप्शन है ना, ये कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है एक ऑर्डर भी ना आया हो सकता है 15 ऑर्डर आ गए हो, मैं सोच रहा हूँ 10 ऑर्डर आए और वहां पे 15 ऑर्डर आ गए हैं, हो सकता है 2 ऑर्डर आ गए हैं, ठीक है। तो मुझे उसको सबसे पहले एनालाइज करना है, मुझे उस रिपोर्ट को मेजर करना है। बंद करके रख दे यार हाँ बंद कर दे। तो मुझे उसको एनालाइज करना है, अगर ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं मुझे उसको भी लिखना है, कम आ रहे हैं तो मुझे उसको भी लिखना है, ठीक है। फिर मुझे बैठ के ये सोचना है कि ज्यादा क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है। कम आने का रीजन तो शायद हम एनालाइज कर सकें, सोच सकें कि यार मेरे पे प्राइस ज्यादा है, मेरी वेबसाइट न्यू है, मेरी मार्केटिंग ठीक नहीं है, मेरे आर्टवर्क ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो फिर भी मुझे फाइंड करना है, अल्लाह का सबर शुक्र अदा करने के बाद मुझे फाइंड करना है कि ज्यादा ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं, वाई। क्या मेरी प्राइस बहुत कम है? क्या मेरे ऐसी वीडियो या ऐसा कंटेंट बन गया है मुझसे कि जिसमें अच्छा हुक है? क्या वो राइट कस्टमर तक रैंक हो गया? क्या फेसबुक ने एग्जैक्टली उन्हीं कस्टमर्स को मेरा एड सर्व करना शुरू कर दिया जिनको ये प्रोडक्ट चाहिए था या जो इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे फाइंड करनी है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है? एनालाइज करने के बाद दोबारा से एग्जीक्यूट, फिर दोबारा से एनालाइज, फिर दोबारा से एग्जीक्यूट, फिर दोबारा से एनालाइज, ठीक है। तो स्टार्ट एग्जीक्यूशन से होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्रिएटिंग एंड स्ट्रक्चर एड कंपेनी हमने कर लिया था, सेटिंग बजट एंड बिडिंग स्ट्रेटेजी। मैं आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। हालांकि ये इतनी ज्यादा कोई काम आने वाली चीज नहीं है, कोई इतनी करामत वाली चीज नहीं है, बट हम स्टिल इसको एनालाइज करते हैं।
स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही? काइंडली मैसेज करके बता देना खवातीनो हजरात, नाजरीन और सामाइन। जिस टाइम हमारे पास सेशन में इस टाइम को 90 लाख लोग बैठे हैं, कोई एक बता दे कि क्या उनको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके जी, थैंक यू। यहाँ पे हम आगे सेल के ऊपर, अरे, शोर नहीं करो। एडवांटेज तो नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये एडवांटेज कैंपेन का भी बताता हूँ आज। इसमें हमारे पास आ रहा होगा, अच्छा, ये हमारे पास एक आती है हमारी कैंपेन की बजटिंग। ठीक है, ये मैंने शायद आपको कल बताया था कि आपके पास दो किस्म के बजट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डेली बजट, एक होता है हमारे पास लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट के लिए जरूरी होता है उसकी एंडिंग डेट डालना। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने 30 नवंबर को अभी एक ऐड शुरू किया और मैं इसको खत्म करता हूँ 7 दिसंबर को। ठीक है, और मैंने बोला यार रात को 10:41 पे ये ऐड मेरा खुद ब खुद पॉज हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं जितना बजट यहाँ पे डालूंगा, ये फेसबुक क्या करेगा कि इतने डेज पर और के हिसाब से वो बजट अब स्पेंडिंग करना शुरू कर देगा, और बजट मेरा कंप्लीट होगा इस टाइम में जाके। ठीक है, और ऐड मेरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एक होता है हमारा डेली बजट। अब डेली बजट मैंने लिख दिया कि 2100 रुपये, अब रोजाना 2100 रुपया कटता जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास एड ऑप्टिमाइजेशन इसमें नहीं आता। विजुअल शेड्यूलिंग, ये भी एक नया फीचर आया है। ठीक है, कि हम अपने बजट को शेड्यूल कर लेते हैं कि यार वो किस दिन किस टाइम कितनी स्पेंडिंग हो और कितनी उसके ऊपर वर्किंग हो, पर उसकी फिलहाल हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक होता है इसमें बिडिंग सिस्टम। ठीक है, अब बिडिंग सिस्टम क्या होता है कि मेरा यहाँ पे जो गोल है वो क्या है, मेरा गोल है कन्वर्जन। क्योंकि मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर मैं पोस्ट एंगेजमेंट करता हूँ तो यहाँ पे वो यूनिक विजिटर और रीच और वो ऑप्शंस भी देता है। अब मैं फेसबुक को ये यहाँ पे बता सकता हूँ कि मेरा एम क्या है, कि मेरे पास कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आए। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जी मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट चाहिए 210 रुपये। अब क्या फेसबुक करेगा कि फेसबुक सबसे पहले सिलेक्ट करेगा, उस ऑडियंस को ढूंढने की कोशिश करेगा जो कि मेरे इस टारगेटेड कॉस्ट पर ऑर्डर के अंदर आके ऑर्डर करें। ठीक है, अब वो ऑडियंस, उसको लेट्स सपोज उसने थोड़ी सी वर्किंग की, 150-200 रुपया स्पेंड किया, उसको वो ऑडियंस नहीं मिल रही, वो मेरे ऐड की स्पेंडिंग रोक देगा, मेरे ऐड की रीच को रोक देगा। कम से कम लोगों को मेरा ऐड सर्व होगा, ताकि फेसबुक मैयर करने की कोशिश करेगा कि यार मैं इस 210 कॉस्ट पर ऑर्डर से ऊपर नहीं जाऊं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज 9,000 रुपये। ठीक है, तो फेसबुक अब क्या कोशिश करेगा कि यार मैं एक ऑर्डर को 9,000 रुपये की रेंज के अंदर अंदर लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, इस रेंज से ऊपर नहीं जाऊं। ठीक है, तो ये इसके मतलब अपने आप को उसने एक टारगेट दे दिया, कॉस्ट पर रिजल्ट को मैं यहाँ पे कैप कर दूं, यहाँ पे उसको बाउंड कर दूं कि इससे ज्यादा महंगा ना जाए। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ पीपीसी एड जिस टाइम आप चलाते हो गूगल के ऊपर पे पर क्लिक वाले, वहां पे काम करती है। फेसबुक के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करती। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हुए। मैंने एक प्रोडक्ट में बेच रहा था 1,000 रुपए की, और मेरा टारगेट था कि मुझे
150 से ऊपर कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 150 लिख के लगा दिया, कैंपेन चला दिया। अब उसकी स्पेंडिंग ही नहीं हो रही है, उस पर रीच ही नहीं हो रही है। मैं ट्रैफिक भी देख रहा हूँ, या एक दो जो मेरे पास एड टू कार्ट भी है, उस पे जाके भी एड्रेस देख रहा हूँ, तो वो भी बहुत ज्यादा गांव देहात के एड्रेस थे, कि वहां पे कंपटीशन कम है, वहां पे एड स्पेंडिंग कम है, वहां पे कम ब्रांड्स या कम ऑडियंस अपने एड चला रही है, तो वहां पे मेरा एड सर्व होगा इन रेलिवेंट ऑडियंस को, या ऐसी रिमोट एरियाज में। अब मैंने बजट उसको यहाँ से बिडिंग को रिमूव कर दिया, मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर 170 180 के करीब ही आ रहा है। ठीक है, तो वो मेरे बजट से बहुत ज्यादा बाहर बाहर भी नहीं जा रहा, और वो रेलिवेंट लोगों को भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है ये मैं खुद पर्सनली नहीं यूज करता। मैं फेसबुक पे थोड़ा सा यकीन कर लेता हूँ इस चीज़ के ऊपर, यार फेसबुक मुझे अच्छा बजट एलोकेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम एबी टेस्टिंग पे। एबी टेस्टिंग लफ्ज क्या है और इस लफ्ज का मतलब क्या है? हाँ, मैं पैसे लेता हूँ इन चीजों के, मुफ्त में आगे तक सुन। अच्छा, एबी टेस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज एबी टेस्टिंग? हमारे टेक्निकल या ये टेक्नोलॉजी में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो है एबी टेस्टिंग। ठीक है, मैंने अखबार में एक ऐड देना है और मैंने वहां पे मतीन के नाम के स्पेलिंग एरर लिख दिए, तो क्या मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ? क्या मैंने अखबार पे ऐड देने, तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ यार कौन सा आर्ट वर्क अखबार पे अच्छा लगेगा, किसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये सारी चीजें मैं टेक्निकल या इस टेक्नोलॉजी में यूज कर सकता हूँ। मैं ए बी टेस्टिंग करता हूँ, मैं दो आर्टवर्क बनाता हूँ, दोनों पे ऐड चलाता हूँ, जिससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है मैं उसके ऊपर पैसा लगाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग का जो लफ्जी मतलब है वो ये है कि मैंने दो चीजों के अंदर कंपैरिजन करना है, तो दोनों में से अच्छा कौन है। एक को मैंने नाम दे दिया ए का, दूसरे को मैंने नाम दे दिया बी का। अब उन दोनों में मैंने एक कंपटीशन रन कर लिया, और मैंने ये एनालाइज कर लिया कि मेरे पास सेल कहाँ से अच्छी आएगी। या देखो, मकसद तो मेरा सेल है ना। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है या तीन ऑप्शन है। आर्ट वर्क की ऑप्शन हो सकती है, जेंडर की ऑप्शन हो सकती है, लोकेशंस की ऑप्शन, बहुत सारी ऑप्शन हो सकती है। तो एक को मैं नाम देता हूँ ए का, दूसरे को नाम देता हूँ बी का, और दोनों में टेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स या बेहतर रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। अब फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है ए बी टेस्टिंग की। ठीक है, जिसको दुनिया में शायद ही किसी ने कभी यूज किया, मैंने भी एक दफा यूज किया था। ठीक है, अब हम अपनी जो टेस्टिंग है या ए बी टेस्टिंग है उसको हम मैन्युअली कर लेते हैं। ठीक है, अब हम उसको मैन्युअली टेस्टिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सेल खोल लो, टाइम लगता है एक्सेल खोलने में, महंगा कंप्यूटर है मेरा। अच्छा जी, एक्सेल खोल गया आखिरकार। सो हमने बनाया एक सेट जिसका नाम हमने रखा सेट ए।
और एक सेट है हमारे पास सेट बी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम टेस्ट किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है हम लोग टेस्ट कर रहे हो ग्राफिक्स का। हमारे पास दो किस्म के इमेजेस हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं दोनों में से बेहतर रिजल्ट कौन लेके आएगा, तो हमने जो ग्राफिक्स ए था उसको नाम दे दिया ए का, दूसरा ग्राफिक्स था उसको नाम दे दिया हमने बी। हो सकता है हम जेंडर चेक कर रहे हो कि यार किस जेंडर पे हमें सेल्स आती हैं। ठीक है, हो सकता है हम लोग चेक कर रहे हो लोकेशंस। ठीक है, कि यार लाहौर से ज़्यादा ऑर्डर आएगा कि कराची से ज़्यादा ऑर्डर आएगा। ठीक है, लाहौर से ज़्यादा ऑर्डर आएगा या इस्लामाबाद से ज़्यादा ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोकेशन को कर सकते हैं। फिर हम टारगेटिंग को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चलेगा कैसे? एड स्ट्रक्चर में जाके आपने दो अपने कैंपेन्स एड सेट बनाने होंगे। ठीक है, और उसमें आप इनको मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कंटेंट, मेरे पास एक है इमेज और एक है उसी प्रोडक्ट की वीडियो। ठीक है, अब इसमें अच्छा रिजल्ट इमेज के ऊपर आएगा या वीडियो के ऊपर आएगा? हम दोनों के ऊपर ऐड चलाएंगे। हम एट अ टाइम भी ऐड चला सकते हैं, बारी बारी भी ऐड चला सकते हैं। ठीक है, कि मैंने एक ऐड बनाया, ऐड वन जो है हमारा, ये ऑल पाकिस्तान है, 18 से 65 इसकी एज है, ये ऑटो है और ऑल ऑडियंस को दिख रहा है। सेम टारगेटिंग, सेम सब कुछ वही। इसका जो एड सेट लेवल है, इसमें हमने इमेज डाल दिया और इसमें हमने वीडियो डाल दी। ठीक है, अब उसमें जो बेहतर चल रहा है वो इसमें चलेगा। दूसरा काम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमने एक ही एड के अंदर दो एड सेट बनाए और एक में हमने इमेज डाला, एक में हमने वीडियो डाल दिया। जहां से हमें बेहतर रिजल्ट आ रहा है हम उसी को आगे कंटिन्यू कर, उसी को आगे चला रहे हैं। तो ये बेसिकली ए बी टेस्टिंग है, कि हम इसको मैनुअल ए बी टेस्टिंग ज्यादा करते हैं। ठीक है, एडवांस टारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग। ठीक है, अब रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग हम लोग करते कैसे हैं? ठीक है, कल मैंने आपको ऑडियंस बनाने का तरीकाकार तो बता दिया कि आप अपनी ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। उस ऑडियंस को मैं अब यूटिलाइज कहाँ पे करूँ? सबसे पहले कि मैंने जो अपनी ऑडियंस बनाई है वो यहाँ से मैं उस ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। किस ऑडियंस को मेरा ऐड दिखे? वो लोग जो कि मेरे फेसबुक पेज के साथ 365 डेज के साथ एंगेज थे, वो लोग जो कि लास्ट 10 डेज जिन्होंने मेरा पेज व्यू किया, जिन्होंने लास्ट 180 डेज में पेज व्यू किया, वो लोग जो कि करेंटली मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं, वो लोग जो कि मेरे पेज फेसबुक पेज की ऑडियंस है, व्यू कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं उसके साथ। इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, 100 डेज के ब्रैकेट में उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, किसी स्पेसिफिक पेज को उन्होंने व्यू किया। ठीक है, अब मैंने किसी एक स्पेसिफिक पेज का लिंक यहाँ पे डाल दिया जो मेरी सबसे बिकने वाली कैटेगरी थी या सबसे बिकने वाली प्रोडक्ट थी, कि कौन लोग हैं जो कि इस पेज के ऊपर ज्यादा जाते हैं। ठीक है, वो इसको व्यू करें। फिर परचेज के 50 डेज, पेज व्यू 30 डेज, शॉपिफाई विजिटर्स, मेरी वेबसाइट के विजिटर्स और वो चीज़ें। ठीक है, फिर मैंने इन्हीं के लोकल लाइक्स बना लिए, 1 से 2% लोकल लाइक जो कि मेरे फेसबुक का 365 डेज में जिन्होंने व्यू किया उसका लोकल लाइक ऑडियंस। ठीक है, 1% फेसबुक का, 2 से 3% 10 डेज पेज व्यूज का, 1 से 2% 10 डेज। ठीक है, तो ये ज्यादातर आपको 1% और 2% वाले ही मिलेंगे, क्योंकि ये ज्यादा रेलिवेंट होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है,
और अब दूसरा एक और तरीकाकार होता है, वो तरीकाकार क्या होता है? ये वो ए बी टेस्टिंग वाला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप ये जैसे एड सेट बनाते हो तो आपको पहले वो ऑडियंस ए के लिए ऑप्शन देगा कि इसमें आप सिलेक्शन करो, फिर आपको ऑडियंस बी के लिए ऑप्शन देगा कि इसमें आप सिलेक्शन करो। वो हम सिलेक्शन मैनुअली भी कर सकते हैं कि हमने कैंपेन बनाई, मेल और एज वगैरह रख के, और फिर उसको डुप्लीकेट कर लिया, और उसके लिए हमने उसमें ऑपोजिट जो हमारे सेट बी की हमने ऑडियंस फाइंड करनी थी वो यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अच्छा, एक इसमें तरीकाकार आपके पास होता है जिसको आप कहते हो रीटारगेटिंग। एक तो मैं अपनी रीटारगेटिंग कर रहा हूँ ऑडियंस ही। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे डीपीए यूज कर रहा हूँ जिसको डायनामिक प्रोडक्ट ऐड कहते हैं। ठीक है, और ये एड्स आपके चलते हैं थ्रू कैटलॉग। अब आपके कैटलॉग क्या होते हैं कि आपने शॉपिफाई से जिस टाइम अपनी वेबसाइट अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करते हो, तो शॉपिफाई आपके पिक्सल क्रिएट करता है, आपके फेसबुक के पिक्सल क्रिएट करता है, उसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करता है। दूसरा वो एक कैटलॉग बना देता है। ठीक है, अब वो कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जितना भी प्रोडक्ट है, उनकी प्राइस है, उनकी तस्वीरें है, उसका कंटेंट है, उसकी वैरायटी है, उसकी इन्वेंट्री है, वो सारी की सारी चीजें आपके फेसबुक के ऊपर आ जाती है। और फेसबुक के आपको एक ऑप्शन मिलती है कैटलॉग की कॉमर्स मैनेजर के अंदर, और वहां पे ये सारी चीजें आपको शो हो जाती है। ठीक है, अभी कॉमर्स मैनेजर आपको कहाँ पे नजर आएगा? ये कॉमर्स मैनेजर आपको नजर आएगा यहाँ पे ऑल सेटिंग्स में जाओगे, ऑल टूल्स में, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है कॉमर्स मैनेजर। नीचे नहीं जा रहा है ये सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है कॉमर्स मैनेजर। ठीक है, अब इस कॉमर्स मैनेजर के ऊपर मैं जाता हूँ, पहले आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसका यूज भी बताता है ना? ये आपका सारा ब्रांडिंग और वो सब चीजें आ गई हैं यहाँ पे। आप ये शॉपिफाई से ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कैटलॉग बन जाती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर हमने क्या काम करना होता है? हमने जाके यहाँ पे प्रोडक्ट सेट बनाने होते हैं। ठीक है, आपकी जितनी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ये आपकी सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्राइसिंग क्या है, और किस पे डिस्काउंट लगा हुआ है, किस पे डिस्काउंट नहीं लगा हुआ, कौन सी इन स्टॉक है, कौन सी इन स्टॉक नहीं है, किसमें कितनी वैरायटीज हैं, ये सारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस कैटलॉग में जाके सेट बनाना है। अब वो सेट किन पैरामीटर्स के ऊपर बना सकता हूँ, वो पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर 30 प्रोडक्ट हैं, तो मुझे इस पे कोई खास सेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर मेरी वेबसाइट पे 600 प्रोडक्ट हैं और बहुत सारी कलेक्शंस हैं, ठीक है, तो मुझे फिर उन कलेक्शंस के लिए प्रोडक्ट कैटलॉग सेट बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे एक वेबसाइट है, उस पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डिस्काउंट है, कुछ पे डिस्काउंट नहीं है, उसमें कुछ न्यू अराइवल है, कुछ पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ समर का है, कुछ विंटर का है, कुछ उसमें शूज पड़े हुए हैं, कुछ उसमें कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ उसमें ज्वेलरी पड़ी हुई है, कुछ उसमें परफ्यूम्स पड़े हुए हैं। डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट प्राइस रेंज की प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं 2000 की हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं 20,000 की हैं। इस तरह जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, फिर हम उसमें डिफरेंट कैटलॉग सेट बनाते हैं कि मैं स्पेसिफिकली इस एक सेट के ऊपर ऐड चला सकूं। ठीक है, अब मुझे कुछ सेट बनाने होंगे, और मैं कैसे सेट बनाऊंगा कि मैं कुछ फिल्टर्स को यूज करूंगा अपने प्रोडक्ट के सेट बनाने के लिए। ठीक है, अब पहला फिल्टर क्या हो सकता है? ठीक है, कि मैं प्रोडक्ट को यहाँ से मैन्युअली सिलेक्ट कर लूँ कि प्रोडक्ट को उसका सेट बना दूँ। दूसरा हो सकता है टाइटल का। ठीक है, कि लेट्स सपोज मैंने बनाना है सिर्फ और सिर्फ बंडल डील्स का, या बकेट के नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं इस सेट में उन प्रोडक्ट्स को ऐड करूं जो कि बंडल डील्स वाली हैं, या पैक ऑफ 2 है, या पैक ऑफ 3 वाली चीजें हैं। ठीक है,
कि पूरी वेबसाइट पे इस एक सेट के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होंगी सिर्फ वही प्रोडक्ट ऐड में शो हो रही होंगी, इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स ऐड में शो नहीं हो रही होंगी। ठीक है। अच्छा, फिर प्रोडक्ट टाइप, ये सारी वो ऑप्शंस हैं जो कि आप शॉपिफाई पे प्रोडक्ट अपलोड करते हुए डालते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है। कि अब मैंने लेट्स सपोज के फेस क्रीम के अंदर मेरे पास जितनी चीजें आ रही होंगी वो ऑटोमेटिकली सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी कलेक्शन। ठीक है। अच्छा, फिर गूगल प्रोडक्ट कैटलॉग, जिस तरह आप फेसबुक पे कैटलॉग बना रही हो वैसे ही गूगल के ऊपर भी कैटलॉग बनती है। अगर मैंने गूगल कैटलॉग बनाई हुई है जो कि मेरे शॉपिफाई के साथ कनेक्टेड है, तो वो शॉपिफाई के थ्रू गूगल की पूरी कैटलॉग मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अवेलेबिलिटी, कि वो प्रोडक्ट सिर्फ शो हों जो कि इन स्टॉक हैं, आउट ऑफ स्टॉक जो चीजें हो जाती हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट से निकलते हैं। अब मेरे पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और मैंने एक कंपेन चला दी। अब उसमें सोल्ड आउट जो चीजें हैं वो कस्टमर को शो नहीं होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट इमेजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ से जो सिर्फ इन स्टॉक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मेरा मल्टी ब्रांड स्टोर है, मेरे पास ज्यादा सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ से वो सारे ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आ गया प्राइस, जो कि बड़े मजे का एक टूल है, तो सबसे ज्यादा आई थिंक प्राइस ही यूज होता है। मैं कहता हूँ जी, एक मैंने फिल्टर लगा दिया प्राइस के ऊपर, इज ग्रेटर देन, और पीकेआर सेलेक्ट करके लिख दिया यहाँ पे 500। तो वो प्रोडक्ट जो कि 500 से ऊपर की हैं वही सिर्फ मेरे एड्स में शो होंगी। ठीक है। एन अदर फिल्टर किया, प्राइस इज लेस देन 1200। अब सिर्फ वो प्रोडक्ट्स मेरी इस एड में शो होंगी जिनकी प्राइस 500 से 1200 के बीच में है। या इसको मैं कर देता हूँ 700। तो इस सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है। कि इस प्राइस रेंज में मेरी वेबसाइट पे सिर्फ 4 चीजें हैं और सिर्फ इसी पे ऐड शो होगा। फिर मैंने इसको कर दिया लेस देन 999 और इसको मैंने खत्म कर दिया। ठीक है। तो अब मेरी वेबसाइट के ऊपर 15 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनकी प्राइस 999 से कम है। अब मैं फेसबुक के ऊपर ऐड चलाऊंगा जिसके कैप्शन में हर जगह लिखा होगा कि ऑल थिंग्स अंडर 99, कि जो भी प्रोडक्ट 999 से नीचे है सिर्फ इस कैटलॉग में वही प्रोडक्ट शो होंगी। तो इस तरह मैं इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स बना सकता हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस बना सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट कैटलॉग्स प्रोडक्ट सेट बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें कलर की ऑप्शन भी आती है कि इस वेबसाइट पे कोई वेरिएंट नहीं है कलर का, अगर वेरिएंट होते तो यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है। तो एक हमने ट्राई की थी, यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट किया और ऑल ब्लैक प्रोडक्ट जितने भी है, शूज, जैकेट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, जितनी भी ब्लैक हमारी वेबसाइट पे वैरायटी थी चीज़ों की सिर्फ वही शो हो रही थी। ठीक है। फिर मटेरियल, अगर आप अपनी वेबसाइट पे अपलोडिंग करते, प्रोडक्ट अपलोडिंग करते हुए शॉपिफाई पे ऑप्शन होती है, आप उसमें मटेरियल वगैरह और वो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो टैग्स के थ्रू, और या वेरिएंट के थ्रू, कि एक वेबसाइट एक ही प्रोडक्ट है वो कॉटन में भी अवेलेबल है, वो सिल्क में भी अवेलेबल है, तो मैं इसको 2 वेरिएंट्स बना देता हूँ। ठीक है। फिर साइज में जैसे हमने एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, हमने एक ट्राई की थी ईडन रोक के फ्यूरर के ऊपर जैकेट्स की, कि जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज की जैकेट थी वो हमने पंजाब में उसके एडवर्टाइज किया, और जो एक्स्ट्रा स्मॉल थी यहाँ से सिलेक्शन करके वो हमने कराची और सिंध वाली साइड के ऊपर उसको एडवर्टाइज किया था। क्योंकि हमारे ऑफलाइन स्टोर्स के अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज है वो पंजाब में आउट ऑफ स्टॉक होता है, और जो एक्स्ट्रा स्मॉल है वो कराची में सिंध वाली साइड पे आउट ऑफ स्टॉक होता है पहले। ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट सेट ही वो बनाया कि कस्टमर को वही चीजें शो हो रही है पंजाब के कस्टमर को, कि जिसमें ये साइजेस अवेलेबल हैं। ठीक है। तो इस तरीके कार से आप अपने डिफरेंट कैटलॉग सेट बना लेते हो। अब यहाँ पे हम एक सेट बना लेते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, इसका नाम रख दिया इन स्टॉक, इसका हमने नाम रख दिया इन स्टॉक, ऑल प्रोडक्ट्स इन स्टॉक।
ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अभी हमारे कैटलॉग सेट बन गया। अब इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, हम लोग जाएंगे एड मैनेजर में। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था, ये देख मतीन, जैसे ये नहीं आ रहा। हाँ, तो भाई इस तरह ही मैं बना दूं। हाँ, बस एक पूरा बना के देते ताकि एक में ही सारी आए और उसके ऊपर ऐड चले। अच्छा, हम थे यहाँ पे, हमने इसको खोला। अब इसमें हमने स्टार्ट में सिलेक्ट किया था कैटलॉग। ठीक है, अब ये हमारे पास देखें, यहाँ पे कैटलॉग शो हो रहा है कि ये कैटलॉग से ऐड चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कैरोसेल चलाना है या सिंगल इमेज चलाना है, ये सारा डायनेमिकली चलेगा। इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपनी वेबसाइट का हमने लिंक डाल देना है। ठीक है, जैसे इस वेबसाइट का मैं लिंक डाल देता हूँ। प्लीज सिलेक्ट कैटलॉग, यहाँ पे हमें कैटलॉग सेलेक्ट करना है, यहाँ पे। अब हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट सेट होंगे, वो सारे प्रोडक्ट सेट हमें यहाँ पे शो हो रहे होंगे कि हमने इस एक कैंपेन के अंदर, इस एक एड सेट के अंदर कितने एड सेट, कितने प्रोडक्ट सेट को मार्केट करना है। ठीक है, तो हमने ये एक एड सेट अभी बनाया था, हमने इस एड सेट को सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट सेट को, सॉरी। और हम आगे अपने एड लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे हमने ये वेबसाइट का नाम डाल दिया। अब देखना है कि प्रोडक्ट की प्राइस, उसका नाम, उसकी इमेजेस, ये सब कुछ इसने खुद ही से उठा लिया, मुझे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये वही इमेजेस हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर डले हुए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम भी ऑटोमेटिक आ गया। अब प्रोडक्ट का नाम कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसकी हेडलाइन को चेंज करके यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइस। यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी। और इसमें एक मेरे पास जो और ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है हमारी, देखो इसकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली यहाँ से सारी प्राइसिंग उठा दी। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पे अपने एडिट क्रिएटिव्स के ऊपर। तो एक मेरे पास होती है क्रॉप इमेजेस की। अगर मेरी वेबसाइट पे इमेजेस के साइज बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स में नहीं है, ठीक है, कुछ जो मजेंटो की पुरानी वेबसाइट चल रही है अभी भी, वो
1600 बाय 800 के ऊपर चलती हैं। ठीक है, वो लेंथ में ज़्यादा होती हैं और विड्थ में उसके डब्बा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऑप्शन दे सकते हैं कि वो उसको स्क्वीज कर दे, उसको क्रॉप कर दे, उसको ट्रिम कर दे। ठीक है, अब ये सारी स्क्वायर में तो इतना ज़्यादा मसला नहीं आ रहा। और ऑटोमेटिकली कलर के हर प्रोडक्ट के पीछे वो कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा या वो उसको वाइट कर दे। ठीक है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन होती है हमारे पास फ्रेम की। आपने बहुत सारे इमेजेस देखे होंगे। एक मिनट मुझे दें, मैं आपको एक इमेज खोल के दिखाता हूँ, एक ऐड खोल के दिखाता हूँ। आपको ना बहुत सारे ऐड ऐसे दिखते होंगे जिसपे बीच में एक प्रोडक्ट शो हो रहा है और उसके साइडों के ऊपर बार्स आ रही हैं, और वो आपको शो होता है कि ये मिल गया, ये देखिए। ये साइडों पे हमने एक फ्रेम को क्रिएट किया। अब जो बीच का एरिया है ना, ये पीएनजी है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद से ये इमेजेस आ जाएंगे। मुझे जैसे इस फ्रेम को ऐड करूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइडों पे वो चीज़ आना शुरू हो जाएंगी, पर ये पीएनजी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से जैसे अपलोड करना है। फिर मेरे पास आ गया कैटलॉग इन्फो। कैटलॉग इन्फो में मेरे पास क्या ऑप्शन आती है? मेरे पास इसकी प्राइस की ऑप्शन आती है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी, आपको शायद ऐसे ऐड देखे हो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी प्राइस शो हो रही है। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। अगर किसी के ऊपर सेल लगी हुई है, ठीक है, तो उसकी कटी हुई प्राइस यहाँ पे शो होती है। इस किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं लगी हुई, तो इसलिए देर इज़ नो डिस्काउंट प्राइस, इसमें वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ। अब इस पे किसी प्रोडक्ट पे परसेंटेज ऑफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही शो हो रहा होता है, जैसे प्राइस आपको नजर आई ऐसे 50% ऑफ या सेल का टैग लगा होता है। ठीक है, या अगर आप वेबसाइट के ऊपर फ्री शिपिंग दे रहे हो, उस वेबसाइट पे फ्री शिपिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्री शिपिंग का टैग भी नहीं आ रहा। इस पे यहाँ पे सिर्फ शो हो रहा है प्राइस का। फिर आप इसको उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। आपको ये सारे किस्म के ना ऐड दिखते होंगे फेसबुक के ऊपर। आज आपको पता चल गया कि ये ऐड कैसे चलते हैं। अभी सर्कल क्यों नहीं लगा रहा? वो कह रहा है कि जी श्योर है बिकॉज नीड 6 करेक्टर लिमिट। वो प्राइस ना यहाँ पे आ रही है, वो डेसिमल नंबर भी आ रहा है यहाँ पे, इसलिए इस प्राइस को यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप कर देते हो तो कभी ये किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल शो कराएगा जिस पे सेल लगी है, किस पे डिस्काउंट करवाएगा, किसी के ऊपर प्राइस आ रही है, किसी पे परसेंटेज ऑफ आ रहा है, अगर फ्री डिलीवरी दे रहे हो तो किसी पे फ्री डिलीवरी आ रहा है। तो यहाँ से आप इनको कस्टमाइज कर लेते हो। अच्छा, एक ऑप्शन था जो कि हमने उस दिन छोड़ा था, वो होता है आपके कलेक्शन का। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास थी उस दिन ऑप्शन जो कि हमने कलेक्शन ऐड की थी। अब कलेक्शन ऐड में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ ये टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, ये इस पे सिर्फ एक ही टेम्पलेट शो हो रही है, वैसे 4 या 5 टेम्पलेट शो होती हैं। आई थिंक वो कैटलॉग या प्रोडक्ट के हिसाब से भी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे खुलती है। अगर आपने नॉर्मली देखा होगा कि एक वीडियो चल रहा है और उसके नीचे 4 5 थंबनेल्स आ रहे हैं छोटे छोटे, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो उसी फेसबुक ऐड के ऊपर ही आपको एक ऊपर वीडियो चल रही होती है, नीचे जैसे पूरी वेबसाइट खुली होती है। ठीक है, वो डिस्प्ले आ रहा होता है। वो बेसिकली होता है कलेक्शन ऐड। ठीक है,
अब ये डायनेमिकली वीडियो बना देगा, हम इसमें मैनुअल वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेट डाल देते हैं, हमने जस्ट यहाँ पे अपना चेकआउट और वो सब कुछ डालना है, और ये सारी की सारी प्रोडक्ट और पूरा एक पेज का लेआउट, जैसे एक वेबसाइट का लेआउट होता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाता है। कलेक्शन ऐड का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कस्टमर ने किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना, कलेक्शन ऐड फेसबुक के ऊपर ही खुल रहा है, वो बहुत जल्दी लोड हो जाता है, और अब वहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। और कस्टमर एक ही विंडो में सारी प्रोडक्ट को, रेंज को देख रहा है, और मतलब फौरन फौरन देख लेता है प्रोडक्ट्स को, तो ये उसका फायदा होता है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अभी हमने कलेक्शन बनाई है वो सारी ना, ऑटोमेटिकली ये वीडियो बना देगा। अब वीडियो में क्या होगा कि प्रोडक्ट का नाम एनिमेटेड उसमें लेके आ जाएगा, उसकी तस्वीरें घूम रही हैं, ठीक है, उस पर पीछे म्यूजिक आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने एंड से एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़े मजे का ये कैटलॉग ऐड वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, बाकी आपका पिक्सल और पिक्सल ट्रैकिंग और उसकी वर्किंग, आई थिंक ये हम फिर नेक्स्ट सेशन में करते हैं। जो आज वाली चीज़ें हैं इनको आप लोग अपने तौर पे ट्राई करें, इस पर एक्सपेरिमेंट करें, इसको लर्निंग करें, और जो हमारी पिक्सल है और बिल्डिंग एंड मैनेजिंग मेटा पेजेस, पेजेस को डिस्कस करना है, और थोड़ा कंटेंट स्ट्रेटेजी, कम्युनिटी मैनेजमेंट, इनसाइड एनालिटिक्स वाली चीज़ें, ये आधी चीज़ें हम कल के सेशन में करेंगे, और बाकी आधी की चीज़ें हम अगले सेशन, चौथे सेशन में करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और कल की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आज वाली रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, और अगले सेशन हमारा कल भी सेशन होगा 6 बजे, और परसों भी होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 2 सेशन में हम बाकी की सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। आपको कोई भी सवाल है, अगर अभी भी आपने कोई सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क। कोई सवाल नहीं, मतलब कोई समझ नहीं आया? जी मिस्टर नतीन, आपका कोई सवाल है? नहीं, चलिए, अच्छी बात है। और वाओ 5 क्लब यार, नहीं वो चला गया ना, उसका काम लिखा यार। सर, हाउ टू ओपन डिसेबल अकाउंट, आपका अकाउंट ऐसे डिसेबल हुआ है, वो अब नहीं खुल सकता। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप, जी कलीमुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। अच्छा सर, अभी जो हम कैंपेन चलाएंगे ना वो तो ब्रॉड होगा, मतलब वो ये जो रीटारगेटिंग जो बहुत सारे आप वो बता रहे थे, वो तो 3 या इतने महीनों बाद करेंगे ना? हाँ, सेम। देखो, आप स्टार्ट में रीटारगेटिंग आपको स्टार्ट में नहीं करनी है। रीटारगेटिंग करने के लिए आपको वो डेटा भी चाहिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम टारगेट पे आए हों, फिर उनको रिमार्केट करो। जी सर। जो ऑडियंस आएगी जी सर। उसको ऐड दिखा रहे, तो पहले ऑडियंस को लेके आना है, फिर दोबारा उसको ऐड दिखाना है, जी सर। ठीक है। तो आप कस्टमर को पहली दफा ही दूसरा ऐड नहीं दिखा सकते, आप उसको पहली दफा पहला ऐड दिखाओगे, फिर दूसरा ऐड दिखाओगे। ये सारी चीजें बताने का, एक्सप्लेन करने का मकसद जी। आपको कि इन तमाम चीजों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये सारी चीजें आमना जी सर। याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार मैं फेसबुक पे रीटारगेट अच्छा। कर सकती हूँ, मैं रीटारगेट प्रोडक्ट कैटलॉग के साथ भी कर सकती हूँ, मैं ऑडियंस के साथ भी कर सकती हूँ, मैं कस्टम ऑडियंस को यूज कर सकती हूँ, मैं लोकल लाइक को यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इन तमाम चीजों के आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि यार मेरे गोल सेटअप करने के लिए मुझे वो ये चीजें हेल्प करती हैं कि यार मुझे पहले 6 महीने 1,000 या 2,000 ऑर्डर्स जमा करने हैं, और उसके बाद फिर मैं उसकी लोकल लाइक बनाऊंगी, फिर मैं उसके कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा, और फिर मैं उस ऑडियंस को फर्दर यूटिलाइज करूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट आया अच्छा, उसकी, ये मतलब 3 4 या इतना? ठीक है। अब करीमुल्ला, मेरे पास ना एक क्लाइंट आया था कोई 3 4 महीने पहले। पिछले 1 साल जी में सर।
की जी वेबसाइट सर। 70,000 ऑर्डर्स थे, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले ये जाके देखा यार उसकी अच्छा। फेसबुक पे कस्टम ऑडियंस बनी हुई है या नहीं बनी हुई। उसकी कोई कस्टम ऑडियंस नहीं बनी हुई, कोई लुकर लाइक नहीं बना हुआ था। तो मेरे जैसा उनको मार्केटर मिला हुआ था जो बस आंखें बंद करके ऐड चला रहे हैं और ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो कॉस्ट पर ऑर्डर था वो 240 रुपये ऑन एवरेज था। उन्होंने कहा यार इसको हमने कम करना है, इनको हमने 220 पे लेके आना है। तो मैंने कहा अगले 6 महीने तक हेलो ये सर। 160 से 170 तक भी आ सकता है, क्योंकि आपके जो कस्टमर का डेटा बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है और उसको यूज नहीं किया गया। तो अगले अब 6 महीने का मेरा प्लान किया है कि जी सर। सिर्फ उसके ऊपर रीमार्केटिंग की एड चलाता रहूंगा, रीटारगेटिंग की एड चलाता रहूंगा, उनके लुकर लाइक ऑडियंस बनाऊंगा, जस्ट उसके ऊपर काम करता रहूंगा, ठीक है। तो ये जस्ट आप लोगों के आइडियाज के लिए होता है। बाकी वाओ 5 ब्रांड, यार तुमने मुझे एक दफ़ा भी रिमाइंडर नहीं कराया। बस इस सेशन के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और इंशाल्लाह तुम्हारा काम है आज उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। बल्कि हम जूम पे आ जाते हैं, हम जूम पे उसको उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, ठीक है। चलो इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और और सर। जो जो आप इसके ऊपर देखो, आप इसको खोल के बैठोगे, जो आज हमने लेक्चर किया इसको एक दफ़ा इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लो, अपना फेसबुक खोलो, वहाँ पे देखो यार ऑडियंस कैसे बना रही है, ऑडियंस बनाने का तरीकाकार देखो, खुद से ट्राई करो, गलत बना लो कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट कैटलॉग आपके अटैच है नहीं है, शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कैटलॉग बन जाएगी, उसमें जाके कुछ सेट बनाने के एक्सपेरिमेंट करो, प्राइसिंग के ऊपर खेलो, अवेलेबिलिटी को देखो, रेंज को, कलर को, मतलब इस तरह ना इनके साथ चीज़ों को थोड़ा सा खेलो, इनके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। कोई भी सवाल आता है, कल हम सेशन करने से पहले आपके सवाल जवाब और सवाल लिख लिया करो अपने पास, ठीक है। पेन पेपर अपने साथ रख के बैठो और सवालों को लिख लो, क्वेश्चंस को लिख लो, आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आती है। और ये कभी मत सोचना कि यार ये सवाल मैं पूछूंगा तो शायद बाकी लोग समझेंगे कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ या इसको ये चीज़ नहीं पता। कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम कोई आलिम फाजिल नहीं यहाँ पे लगे हुए, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे अजीब अजीब से बिल्कुल छोटे छोटे जो बातें होती हैं, वो कह लो बच्चों वाले सवाल होते हैं, वो भी आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपने उस चीज़ से नहीं हिचकिचाना या डरना नहीं है, ठीक है। चलो इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करो। हमारे टीचर थे वो हमें कहते थे कि रियाजी रियाज से, मैथ्स को उर्दू में रियाजी क्यों कहते हैं? मैथ्स को उर्दू में रियाजी क्यों कहते हैं? रियाज से, वो तुम्हारे टीचर थे ना, पता नहीं जिंदा है या जिंदा ही होंगे यार। हाँ हाँ, क्योंकि वो उस टाइम में ना वो मेरे ख्याल से कोई 70s में थे होंगे, वो बड़े बड़े बुजुर्ग से थे। वो कहते थे रियाजी रियाज से, कि जब तक रियाजी की रियाज नहीं करोगे ना तब तक आपको रियाजी नहीं आएगी। हाँ, ऐसा अच्छा है। अयोटा, अयोटा कैसे मालूम करते हैं? पाई की वैल्यू बता। हाँ तो ये मैथ्स में पाई भी होता है। मैथ्स अच्छा है। सर अगर ऐड मैनेजर ब्लॉक हो जाए तो शॉपिफाई अकाउंट में कोई फर्क पड़ता नहीं, हम शॉपिफाई अकाउंट से उस ऐड अकाउंट को रिमूव कर देंगे और हम वहाँ पे नया हमने जो ऐड अकाउंट बनाया है वो अटैच कर देंगे, ठीक है। चलो मैं आपको भी कॉल करता हूँ। वाओ 5 ब्रांड। अल्लाह हाफिज।